Hello students, today we will complete the remaining part of D and F block elements, in which we have to study only block elements, and lengthenite, that is F block elements, is reduced for this year. Okay, so now the color of the d orbitals, we know that most of the d block elements compounds are the colored, but some of them like zinc, cadmium, mercury, these are not colored. So what are the factor on which the color of compounds of d block element depends? That these factors are: first, presence of unpaired electron, okay, and the second one is the nature of the ligands, and the students who have studied the coordination compounds can understand it better, because of the ligand, splitting of the orbitals takes place, d orbitals, and dd transition also takes place. Okay, so nature of ligands and geometry of the complex, whether it is octahedral, tetrahedral, etc. Right now, there are some compound of the d block element and their respective color. So we have to just remember some of the color which we have studied in p block and d block. Okay, so what are the important color of salts we have discussed in the video, so you should keep in mind that. Then VO2, that is cation, have yellow color, CrO4 deep yellow color, MnO4 purple color, and Cr2O7 orange color. Okay, now d block elements also make alloys. And what is alloys? Alloys is a mixture of the different metals, two or more metals, or the metal with नॉन मेटल. या तो वो मेटल को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, या फिर वो नॉन मेटल को मेटल के साथ मिलाकर बनाया जाता है. अगर हम ब्रास की बात करें तो यहाँ पर कॉपर के साथ होता है हमारा जिंक. अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें, कॉपर सेम रहेगा, टिन आ जाएगा. गन मेटल की बात करें तो यहाँ पे कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक तीनों आ जाते हैं. और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल. ठीक है, तो ये क्या है, अलॉयज़ हैं इनके, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं जिनसे मिलकर ये अलॉयज़ बनते हैं. ठीक है, अब हम अगर कैटलिस्ट या कैटालाइटिक एक्टिविटी की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, so we know the catalyst are those which accelerate the rate of reaction को बढ़ा देते हैं, and they does not have any effect on them, वो as it is reaction से बाहर आ जाते हैं. तो कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट यूज्ड होते हैं, और जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्टिविटी के लिए वो फैक्टर्स हैं: प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, तभी वो पार्टिसिपेशन कर पाते हैं. लार्ज सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा कैटलिस्ट उतना ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाता है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यही फैक्टर है जिनकी वजह से वो कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करते हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का ही कंपाउंड एलिमेंट है ये TiCl4. जब इसका हम कंपाउंड लेते हैं Et3Al के साथ, ये इथाइलिन है, उसके साथ तो हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट बन जाता है. और ये जो हमारा कैटलिस्ट है वो यूज़ होता है पॉलीथीन की प्रिपरेशन में ईथीन से. ठीक है, ईथीन से जब हम पॉलीथीन को प्रिपेयर करते हैं तो हम इस कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कैटलिस्ट की कैटेगरी में ये हमारा वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड है. ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ होता है, और एरोमेटाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है. ठीक है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो ये जो हमारे वैनेडियम है वो एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और ये बाकी का जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं. ये लोन पेयर हमने शो किया है. नेक्स्ट जो हमारा कैटलिस्ट है वो कॉम्बिनेशन है क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का. ये एरोमेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है. मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट. आयरन FeCl3 की फॉर्म में यूज़ होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में.
और आयरन का ट्यूब हम जो लेते हैं वो एरोमेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें हम एसिटाइलिन से बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आयरन सल्फेट हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको हम फैंटन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। मेटेलिक आयरन जो है वो हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। निकल कैटलिस्ट की तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के लिए यूज़ होता है। कॉपर ट्यूब को भी हम यूज़ करते हैं एरोमेटाइजेशन के लिए। यहाँ पर पैलेडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड वाकर प्रोसेस में यूज़ होते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें NS और N-1 डी ऑर्बिटल के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ डी ब्लॉक ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके अपने अपने ऑक्साइड बना लेते हैं। और जो एग्जाम्पल हैं कुछ जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम, दीज रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें वाई रिएक्शन ऑफ आयरन विद नाइट्रिक एसिड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, ये एक प्रॉब्लम है कि जब आयरन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कुछ समय के बाद में रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है व्हेन दिस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स द आयरन ऑक्साइड। ये जो लेयर है वो आयरन के ऊपर आ जाती है, फिर वो फर्दर कॉन्टैक्ट को एसिड के साथ ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों जब कंबाइन नहीं हो पाते तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाती है। सेम यहाँ पर एल्युमिनियम का जब ऑक्सीडेशन होता है तो Al2O3 बनता है, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि यही लेयर क्या करती है, फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती रहती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है। तो ये एयर से कॉन्टैक्ट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जैसे कि MnO, MnO2, Mn2O7। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो +2, +4, +7 है। अब इसमें से अगर हमको सेम एलिमेंट के ऑक्साइड दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि इसमें एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है, तो हमको ये बात याद रखनी है कि जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हुआ, फिर ये और फिर ये। ठीक है ना। अब ये देखिए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डी ऑर्बिटल के मिक्स्ड ऑक्साइड। और ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मिक्स ऑक्साइड आर दोज कंपाउंड्स इन विच मोर देन वन कैटाइन इज प्रेजेंट, या तो एक से ज़्यादा कैटाइन प्रेजेंट हो, या फिर सेम एलिमेंट, एक ही सिंगल एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे। मीन्स एक सिंगल एलिमेंट के कैटाइंस हों और वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करें, जैसा कि यहाँ पर हमने सिंगल वाले ही लिए हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, इसी को हम मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर Fe3O4 का आप जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो फ्रैक्शन में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को तो हम नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम ये प्रॉपर नंबर्स को लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे हमने Fe3O4 को कर लिया FeO, अब एक FeO यहाँ आ गया तो हमारे पास बचा Fe2O3, दूसरा ये आया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसकी +3 हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं, जो डी ऑर्बिटल का है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए Mn3O4, इसमें भी हमें सेम यही करना है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। CO3 मीन्स ये कोबाल्ट है, O4, इसमें भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb3O4 के केस में भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, किसके, डी ऑर्बिटल के। अब देखिए हैलाइड्स ऑफ डी ऑर्बिटल के हैलाइड्स की बात करें तो ये सब हमारे क्या हैं,
जो हैलोजन से रिएक्ट करके बने कंपाउंड, उन्हीं को हम हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा SeCl3 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यहाँ पर ये जो है +4 पर है, ये +5 पर है, ये +6 पर है, ये फिर +2 पर है, ये +2 पर है, ये +3, दिस इज़ +2, दिस इज़ +1, दिस इज़ +2। ठीक है, तो आप देखिए ये जो हम हैलाइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द एटॉमिक नंबर 21 to 30, वहाँ तक बात कर रहे हैं। फर्स्ट 3D सीरीज़ की बात करें, उन्हीं के लिए हम हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 एंड एंड्स ऑन जिंक दैट इज़ एटॉमिक नंबर 30। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए पहले तो ये 6 तक इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद ये कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। ठीक, ग्रेजुअली कम नहीं हुआ बट कम हो गया, यहाँ पर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा था 6 तक। अब देखिए इसमें रेयर जो हैलाइड्स हैं वो कौन से हैं, MnCl3, FeCl3 एंड CuCl2। अब ऐसे हैलाइड जो नेचर में हमारे कम क्वांटिटी में पाए जाएंगे वही रेयर होंगे। दूसरा, कम पाए जाने का मतलब होता है कि उनकी स्टेबिलिटी भी नेचर में कम है। जो स्टेबल ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, और जो स्टेबल कम है उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो दीज आर द हैलाइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रिवाइज सिलेबस दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, एंड हमने लगभग अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है। नाउ we will do the revision. In revision we will have the some simple tricks to solve the problems which come in board exam, तो हम उस पर बात करेंगे। and thank you so much, all the best to all my dear students for their exams, for their future, and keep on studying, keep on hard working, get very good marks in the board exams, and secure your future also. Thank you so much.